झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन का 4 अगस्त को 81 साल की आयु में निधन हुआ। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। सोरेन किडनी की बीमारी और 1.5 महीने पहले हुए ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जून 2025 से अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की, जहां पर उन्होंने लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए, आज मैं शून्य हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी श्रद्धांजलि में लिखा, शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे जिन्होंने आदिवासी समुदाय, गरीब और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए अटूट समर्पण दिखाया। उनका झारखंड आंदोलन में योगदान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। श्रद्धांजलि ने सोरेन के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया। शिबू सोरेन जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था, झारखंड आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों और झारखंड को अलग राज्य बनाने की दिशा में दशकों तक संघर्ष किया। 1972 में स्थापित जेएमएम के माध्यम से उन्होंने महाजनी प्रथा और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन भी चलाया, जिससे आदिवासियों में जागरूकता आई। सोरेन 3 बार 2005, 2008 और 2009 झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि ये कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और इसके अलावा वो 8 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और 3 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उनके निधन से झारखंड और पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया। झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया और उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र का 11वां दिन 4 अगस्त 2025 को शुरू हुआ, लेकिन बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में लगातार गतिरोध बना रहा। लोकसभा में सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पेश करने की योजना बनाई, जिसका मकसद खेल संगठन खासकर बीसीसीआई में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना था। इसके अलावा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक भी चर्चा के लिए लिस्ट किया गया था। हालांकि विपक्ष के लगातार विरोध और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर बहस की मांग के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त से 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया जाना है। यह प्रस्ताव मणिपुर में फरवरी से लागू राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए है, जो वहां कानून व्यवस्था की स्थिति और जातीय तनाव के कारण लगाया गया था। हालांकि विपक्ष ने एसआईआर मुद्दे को प्राथमिकता देने की मांग की, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को जेएमएम के नेता और सांसद रहे शिबू सोरेन के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 5 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची की पारदर्शिता और सभी दलों को जानकारी देने की मांग की। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और 8 अगस्त को निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने की योजना भी बनाई है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का गंभीर आरोप, जिसके बाद पटना के दीघा थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। अधिवक्ता राजीव रंजन ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र और साथ ही जिनके नंबर्स सामने आए और कानूनन यह अपराध भी है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसने बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। वहीं चुनाव आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। आयोग ने उनसे एपिक नंबर का विवरण और संबंधित वोटर आईडी कार्ड जांच के लिए जमा करने को कहा, क्योंकि नंबर आधिकारिक रिकॉर्ड में ही नहीं मिला। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनका नाम एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट से हटाया गया, जिसे आयोग ने खारिज किया और उनके नाम को सूची में नंबर 416 पर मौजूद बताया था। इस पूरे विवाद ने बिहार में राजनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी धांधली और लोकतंत्र के खिलाफ खिलवाड़ करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और आरजेडी मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी हार की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं तेजस्वी ने जवाब में चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
ये मामला अब कानूनी और राजनीतिक रूप से पेचीदा हो गया है। यदि 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप सिद्ध हुआ तो तेजस्वी यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 182 के तहत और 17 कई धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने इसकी गहन जांच की शुरुआत कर दी है। कटिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद जारी प्रारूप सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। नगर निगम के वार्ड 44 तिनगछिया बाजार समिति क्षेत्र में एक मकान को जहां मतदाता सूची में मुस्लिम परिवार का बताया गया, जबकि वास्तव में वहां पर एक हिंदू परिवार सालों से रह रहा है। महेश चूक ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। स्थानीय लोगों में भ्रम और असंतोष बढ़ा। वोटर लिस्ट में 173 नंबर पर दर्ज मकान को लेकर विवाद है और विवाद तब शुरू हुआ जब जमीनी जांच में ये सच्चाई सामने आई। यहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये गलती या तो बीएलओ की लापरवाही से हुई है या फिर सूची प्रकाशन के दौरान जानबूझकर की गई। वार्ड 44 में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी के बीच इस तरीके की चूक असंवेदनशीलता को जन्म दे सकती है। स्थानीय निवासियों ने निर्वाचन आयोग से इस मामले में गहन जांच और तत्काल सुधार की मांग की है। प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस गलती के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस पर रोक लगा दी है और ये केस उनके उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया और चीनी सैनिक भारतीय सेना को पीट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह ने राहुल से पूछा, आपको ये कैसे पता कि चीन ने इतनी जमीन हड़प ली? आपके पास पक्का सबूत है क्या? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे। कोर्ट ने कहा कि सीमा पर विवाद के वक्त ऐसे बयान ठीक नहीं और राहुल को ये बातें संसद में उठानी चाहिए थी। राहुल गांधी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें जनता के हित में बात करने का हक है। उनका इरादा सेना या देश को नीचा दिखाने का नहीं था। फिर भी कोर्ट ने राहुल को फटकार लगाई। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायत करने वाले उदय शंकर श्रीवास्तव, जो पहले बीआरओ के निदेशक थे, उनको नोटिस भेजकर 3 हफ्ते में जवाब मांगा। शिकायत में कहा गया कि राहुल के बयानों ने सेना का अपमान किया, सैनिकों का हौसला तोड़ा। बीजेपी ने उनके बयान को लेकर पलटवार किया है। हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्ड, हाउ डू यू गेट टू नो दैट 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी was occupied by the Chinese? आपको कैसे पता चला राहुल गांधी जी? और उसके बाद were you there? क्या आप वहां पे थे? क्या आप वहां थे? जो आप ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर ली है, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? ऐसे अपरिपक्व भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? ये केस श्रीवास्तव की शिकायत से शुरू हुआ, जिन्होंने राहुल के बयानों को झूठा और सेना के खिलाफ बताया। लखनऊ की एपीएमएलए कोर्ट ने फरवरी 2025 में राहुल को समन भेजा था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2025 में सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं है। इसके बाद राहुल सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहुल को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन कोर्ट ने उनके बयानों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ कहा कि सीमा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बिना पक्के सबूत के बोलना ठीक नहीं है। अब अगली सुनवाई में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता के जवाब से बात आगे बढ़ेगी। ये केस राष्ट्रीय सुरक्षा और बोलने की आजादी के बीच के टकराव को और उजागर कर सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए अपने आवास पर एक डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। यह बैठक गठबंधन की एकजुटता को मजबूत करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए अहम माना जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने पुष्टि की कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से फोन कर इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह गठबंधन की संसद के मानसून सत्र शुरू होने के बाद दूसरी बैठक होगी, जिसमें बिहार में चल रहे एसआईआर, महाराष्ट्र में मतदाता सूची में कथित हेरफेर और बाकी राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
सांसद संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे 6 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे, 8 अगस्त तक यहीं रहेंगे और 7 अगस्त की बैठक में शामिल होंगे। गठबंधन में अन्य प्रमुख नेताओं से मुलाकात होगी। राउत ने भी कहा कि ठाकरे संसद परिसर में शिवसेना यूबीटी के नए पार्टी कार्यालय का दौरा करेंगे। बैठक में गठबंधन के नेता बिहार में एसआईआर में कथित गड़बड़ियां और 2024 लोकसभा चुनाव में 70 से 80 सीटों पर कथित धांधली जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि राहुल ने भी हाल ही में दावा किया था। इस डिनर मीटिंग का ऐलान राहुल गांधी के उस बयान के एक दिन बाद हुआ है जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 70 से 80 सीटों पर धांधली हुई है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 19 जुलाई को हुई गठबंधन की वर्चुअल बैठक में शरद पवार, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला और हेमंत सोरेन जैसे 24 नेताओं ने हिस्सा लिया था और इस बार भी फारूक अब्दुल्ला के अपने उपस्थिति की पुष्टि उन्होंने की है और बिहार एसआईआर के मुद्दे को उठाने की बात भी कही गई। ये बैठक इंडिया गठबंधन के लिए एकजुटता का एक बड़ा संदेश देने का मौका होगी। गठबंधन के नेता 8 अगस्त को चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं ताकि मतदाता सूची में कथित हेरफेर के खिलाफ आवाज उठा सके। कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन इस बैठक के जरिए न केवल अपनी एकता को दिखाना चाहेगा बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति को भी तैयार करेगा।